जिन इलाकों में ये पानी ने ज़्यादा तबाहकारी मचाई है वो ज़्यादातर वो इलाके हैं जो आपकी फसलें उगाते हैं। जो खड़ी फसल तबाह हुई है वो, और इस सीज़न में जो फसल लगनी थी, ये 2 दफ़ा की फसलें तबाह हुई हैं। पहले तो हम ये फिगर आउट कर ले कि कौन सी फसलें तबाह हुई। मौसम में 2 फसलें होती हैं, एक आपका कपास होता है कैश क्रॉप, और दूसरा आपका होता है राइस। जो सैलाब है वो बड़ा अच्छा होता है। जब सैलाब उतर जाता है तो वो जो नई मिट्टी लेके आया होता है उससे Slate फसलें जिसको बहुत आप अच्छी कहते होती हैं। हैं। और क्या ऐसा भी होता है फिर बम्पर क्रॉप्स होगी अगले अगले सीजन में। उसमें बेसिकली जो आपका ग्लेशियल वाटर होता है वो जब नीचे तक आता है वो अपने साथ बहुत सारे ऐसे यूजफुल मिनरल्स लेकर आता है जो आपकी जमीन के लिए अच्छे होते हैं, उस बहाव में अच्छे होते हैं। डैम क्या होता है, जो मिनरल्स का नेचुरल फ्लो है ना वो उसको रोक देता है। डैम के बाद वाली जमीन है फिर तो उसकी जरखेजी भी कम हो जाएगी। ये जो सैलाब आया है ये तो पंजाब में, जरूर पंजाब में आया है, भाई सिंध में तो नहीं आया। तो हमारे यहाँ टमाटर सिंध में हो रहा है, केला सिंध में हो रहा है, और छोटी मोटी जो सब्जियां भाजियां हैं वो सिंध में हो रही है। मुझे कुछ बहुत ऐसी बात नजर नहीं है कि कोई आग लग गई हो। अभी अगर आज की तारीख में आपको 160 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है तो अगले महीने तक आपको नहीं पता कि कहाँ जाएगा। फार्मर सबसे ज्यादा हिट होगा इसकी वजह से। सिर्फ किसान को नहीं है, इस पूरी वैल्यू चेन में जो है वो सब इस नुकसान से मुतासिर हो रहे हैं। घर चला गया, मवेशी चले गए। अब सवाल ये है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी नेचुरल डिजास्टर में आप कुछ नहीं कर सकते। तो बजट में नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उनके लिए पैसे क्यों नहीं होते? भाई ये कहाँ से वो पैसे, हमारी तनख्वाहें पूरी भाई नहीं होती। आप अपना बजट प्रिपेयर ही नहीं करते ना उस ईयर से। एनडीएमए का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको बनाया ही डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, लेकिन अगर आप उसका हाल देखें वो ऐसे ही जैसे कराची जैसे शहर में फायर ब्रिगेड वालों का हाल। अच्छा जी, आदाब। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मसाइल भी थे, कुछ मुश्किलात भी थी, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। तो आज हमने सोचा कि इस मौजू पे बात करें। सादिया बलोच का इसरार था कि हम फूड सिक्योरिटी पे बात करें, सैलाब और मौसम की सख्तियों के बाद। शायद ये बनता भी है, मुझे तो इसका इतना नहीं पता कि सिक्योरिटी की, फूड सिक्योरिटी की क्या अहमियत है। तो ये है कि अच्छा खाने को मिल जाए बस बहुत है। तो क्यों आपका इसरार था कि फूड सिक्योरिटी की बात करें? पहले आपका जुमला ठीक कर लो, इन हालात में खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो पेट तो भरना हाँ, है ना। नहीं फिर तो अच्छा खाना तो अयाशी, आज आपको मर्जी का खाना तो अयाशी है ना। समझा देते हैं मिल रहा है कितने में मिल रहा है। नहीं, ये क्रेडिट तो मेरे ख्याल से जाता है सादिया को कि हम जब इस पे बात कर रहे थे कि हमें किस मौजू पे बात करनी चाहिए, तो 2 मौजू हमारे सामने थे कि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, और सादिया का ख्याल था कि हम देखें कि तरह फसलें तबाह हुई हैं या और मामला हुए तो उसको कैसे देखेंगे। तो ये वही रियलिटी है। और सैलाब के लिए या जो फ्लडिंग बढ़ती जा रही है, चाहे वो अर्बन है या कोई भी, तो ज़ाहिर मौसमियाती तब्दीली ने आपको जहाँ ला के खड़ा किया है। तो अभी सर्दी की बारिशें आपने भुगतनी है जिसमें समझ रहे हैं, और जो भी मौसमियात वाले कह रहे हैं कि जी सितंबर का जो स्पेल है वो ज़्यादा गहरा है और हर साल इसने बढ़ना है, ये कोई ठीक होने नहीं जा रहा कि कोई ऐसी बीमारी नहीं इसका इलाज हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि जो रिसीविंग एंड पे लोग बैठे हैं उनके क्या नुकसानात हैं, उनको क्या उसके रिपरकशंस सामने आएंगे, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ ये कि जिन इलाकों में ये पानी ने ज़्यादा तबाहकारी मचाई है वो ज़्यादातर वो इलाके हैं जो आपकी फसलें उगाते हैं। पूरी बेल्ट है वो आपकी जो फसलों वाली, ज़ाहिर है दरिया के साथ साथ ही पूरी बेल्ट होती है। और जो हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो यही है कि आपके पास 2 चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है कि जैसे घर में राशन कितने दिन का बाकी है। एक तो आप मंथली डालते हैं ना, तो एक आपको पता होता है कि जी बैकअप में मेरे पास कितने दिन या मंथ मैं निकाल सकता हूँ। तो इसी तरह रियासत के पास भी होता है कि वो कितने दिन सस्टेन कर सकती है। लेकिन जहाँ डिपेंडेबिलिटी आपकी ज़्यादा है अपनी फसलों के हिसाब से, वहाँ ये देखना है कि अगर जो खड़ी फसल तबाह हुई है वो, और इस सीजन में जो फसल लगनी थी, जिसका बीज पड़ना था और उसने फिर आना था, वो दोनों आपकी गई। यानी 2 मौसमों की फसलें आपकी या 2 दफ़ा की फसलें तबाह हुई हैं। उसके क्या क्या नताइज निकलेंगे, वो बड़ा सारा तबका जो बीज बोरे से लेके उसकी हार्वेस्टिंग करता है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करता है, फिर मंडियों में सेल होती है, वो पाकिस्तान से बाहर अच्छा सादिया, ये जो सैलाब आया है ये तो पंजाब में, जरूर पंजाब में आया है, भाई सिंध में तो नहीं आया। मतलब टमाटर पूरे में आया सिर्फ। हाँ एग्जैक्टली, तो पंजाब में ऊपर साइड पे भी आया है। तो हमारे यहाँ टमाटर सिंध में हो रहा है, केला सिंध में हो रहा है, और छोटी मोटी जो सब्जियां भाजियां हैं वो सिंध में हो रही हैं। मुझे कोई बहुत ऐसी बात नजर नहीं है कि कोई आग लग गई हो। टमाटर 150 रुपए में भी मिल रहा है, चिकन 550-600 रुपए किलो में मिल रही है। बाकी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो हम कितना डिपेंडेंट है सिंध पे, सिंध की काश्त पे, सिंध की फसलों पे, और कितना पंजाब में, और ज्यादा असर कहाँ आएगा इसका? देखिए, जब तबाही की बात कर रहे हैं या हम फूड शॉर्टेज की बात करें तो हम सिर्फ सिंध को तो नहीं देखेंगे ना, हम तो पूरे पाकिस्तान को देखेंगे कि सारे लोग हमारे हैं
और जिनकी भी तकलीफ है। और जब इस तरह के मामलात होते हैं तो ज़ाहिर है जो इंटर प्रोविंशियल एक्सचेंज है चीज़ों का, वो भी बैलेंस होता है और चीज़ें देखने की। अगर सिर्फ सिंध के तनाजुर में देखेंगे तो मेरी अपनी बात का मज़ा ही बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो एक छोटा किसान, एक हारी, एक आदमी जो कि एक फसल बोता है और शायद वो इतनी छोटी फसल लगाता है कि उसी के घर का सालाना खर्चा पूरा हो जाता है, तो उसकी भी तकलीफ है, चाहे वो सिर्फ केपी के बन्नू दो में हो। लोग इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में। एक तो मैं हूँ बतौर एक शहरी शख्स के, जिसको जाके सब्जी लेके आनी है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी बड़ी आग लग गई हो, मतलब 19-20 का तो फर्क आया है। दूसरा जो देहात का बंदा है उसको क्या असर पड़ेगा इससे? अच्छा, पहले तो हम ये फिगर आउट कर ले कि कौन सी फसलें तबाह हुई। इस मौसम में दो फसलें होती हैं, एक आपका कपास होता है कैश क्रॉप, और दूसरा आपका होता है राइस। राइस के लिए मेरी एक दो एक्सपर्ट से बात हो रही थी, तो उनको ये कहना था कि भाई ये पानी तो आपके लिए अच्छा है और ये ज़्यादा पानी की फसल होती है, और विच मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ये बताना चाह रहे थे कि नुकसान उतना नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है, या एक आम बंदा एक्सपेक्ट करता है। वेयर एज इट कम्स टू सिंध, तो सिंध में भी अगर नुकसान होगा तो आपका जो कैश क्रॉप है, यानी आपका जो कपास कॉटन है, बेसिकली उसका नुकसान हो सकता है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका लाइफ स्टॉक के लिए आप चारा वारा निकालते हैं, जब आप मुंजी करते हैं तो उसकी वजह से, तो उसका ये जब बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है आपका राइस, तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर जो लाइफ स्टॉक है उसका खाना भी नहीं निकलता। तो एक तो ये है, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस हैं। एक दो चीज़ें, एक आपका फूड सिक्योरिटी का मसला है और एक किसी भी सैलाब की वजह से जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस है। मुझे ऐसा लगता है जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्वियसली नुकसान होगा, शायद हमें उतना नहीं होगा ये कंसिडर करते हुए कि इस वक्त में कौन सी फसलें लगी हुई थी, तो शायद आपको कपास का काफ़ी नुकसान होगा। फार्मर सबसे ज़्यादा हिट होगा इसकी वजह से, और मसला ये कि जो फार्मर है उसको इसके क्या जवाब में, लाइक क्या कंपनसेशन उसको मिल जाती है। अभी पंजाब में तो दे आर सेइंग कि वो कंपनसेशन है। अब लेट्स से आप किसी भी फार्मर को अगर कंपनसेशन उसकी दे देते हैं तो कहाँ से दे रहे हैं? जो भी आपका बजट है आप दे रहे हैं, आपका डेफिसिट मजीद बढ़ जाएगा उसमें से। तो फिर उसका असर कहाँ आएगा? उसका असर मेरे टैक्सेस पर आएगा, उसका असर मेरे घरेलू बजट पर आएगा। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, एक हमारी कौन सी क्रॉप्स कम हो जाएंगी, कितनी कम हो जाएंगी, उसका तखमीना लगाना अभी ज़रूरी है। और एक वो मतलब वो क्रॉप कम होने की वजह से आपका एक्सपोर्ट जो है राइस का वो अफेक्ट होने जा रहा है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अफेक्ट होने जा रही है। एंड देन इट कम्स टू द फैक्ट कि मेरे घर के बजट पर उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, और कपास में जो फसल फार्मर ने जो बेचनी है, चाहे वो कपास की हो या राइस की हो, उसको किस दाम मिलेगी आपको, यू नो, विल द बायर बी बाइंग ऑन द सेम मनी, या फिर वो जो हमारे साथ हमेशा गंदम के साथ होता है, इससे पहले जो होता रहा है, या वो भी कपास के साथ बहुत होता है, गन्ने के साथ बहुत होता है। तो क्या ये गंदम कपास गन्ना ये उस अमाउंट पर उनको नहीं मिलेगा, या हम तो अपने बचपन में माशरती उलूम की किताब में पढ़ते थे, एक कंसर्न है। हम पढ़ते थे बचपन में माशरती उलूम की किताब में, किसी फसल जो सैलाब है वो बड़ा अच्छा होता है, जब सैलाब उतर जाता है तो वो जो नई मट्टी लेके आया होता है उससे फसलें बहुत अच्छी होती हैं। और क्या ऐसा भी होता है फिर बम्पर क्रॉप्स होगी अगले अगले सीजन में? तो ये देखिए उसके दोनों पहलू है ना। नहीं, क्यों नहीं है, जब वो जैसे कह रहे हैं कि वो दरियाओं की जो मट्टी अब आती नहीं है पड़ता है, अब तो कहते हैं सैलाब में तबाही मचा दी, हाँ बंद बांध दो, और ये सिंध वालों को अकल नहीं है बंद भी बांधने। हाँ, और जो है जिगजैग फॉर्म में आप डैम के लिए रास्ते बना लेते हैं, मतलब अकल से बिल्कुल बाहर है। सैलाब को तो बहुत ही लोग लानत मलामत करते हैं। लेकिन उसके पहलू रखने की जरूरत है ना कि सैलाब कितना सब कुछ अपने साथ ले जाता है ना, ये भी तो है। दूसरी चीज ये है कि सैलाब का पानी आपके लिए क्यों अच्छा है, आपको ये दिमागी तौर पर समझने, जो हमारा जो फ्लो है, लाइक द ग्लेशियर फ्लो, और फिर दरियाओं का जो पानी आता है, तीनों दरिया आते हैं, फिर 4 5 नगर, देन वो आगे जो फ्लो आपके पास आता है, उस पर बेसिकली जो आपका ग्लेशियल वाटर होता है वो जब नीचे तक आता है वो अपने साथ बहुत सारे ऐसे यूजफुल मिनरल्स लेकर आता है जो आपकी ज़मीन के लिए अच्छे होते हैं, उस बहाव में अच्छे होते हैं। तभी ये जो सिंध रोता रहता है कि जी हमें डैम नहीं चाहिए, वो ये कहता है कि भाई एक तो हमारे पानी का फ्लो रुकेगा। लेकिन डैम क्या होता है बेसिकली, एक छोटी सी मिसाल देते हैं, आप एक टैंक के अंदर आप नीचे कुछ लगाएं, लाइक एक मोटा सा फोम लगा दें कर भी, तो पानी उसके ऊपर से आएगा, बट वो क्या कर रहा है, वो जो मिनरल्स का नेचुरल फ्लो है ना वो उसको रोक लेता है पीछे, ठीक है। फिर पीछे से जब पानी बढ़ेगा तो ही वो मिनरल्स नीचे तक आएंगे, तो वो सिंध को नहीं मिल रहे होते। तो इट्स नॉट जस्ट द वाटर, जो समंदर के कटाव के लिए भी जरूरी होता है। जैसे हम किसी मलमल के दुपट्टे में अगर पानी छाने तो उसके जो मिनरल्स या मट्टी है वो दुपट्टे में रह जाएगी, पानी निकल जाएगा, तो वो डैम उन सब चीजों को रोक लेगा। असल में वो उस मट्टी का जो बहाव है ना, जिस जो मिनरल से भरी हुई है,
जो सारी चीजों से affect हो जाता वो उस पर इफेक्ट आता है। और सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ ये नहीं मतलब जो होता, डैम के बाद वाली जमीन है फिर तो उसकी जरखेजी भी कम हो जाएगी अगर उसको ये नॉट ओनली ना, नहीं सिंध की जो मिलेगा। सूरत हाल है उसमें समंदर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो खास मखसूस, जैसे आप बार बार हम डेल्टा की बात करें, तो जितना मीठा पानी दरकार है समंदरों को जमीन के कटाव से बचाने के लिए, उसकी अपनी सेहत के लिए, वो सारा का सारा रुक जाता है। और अभी भी जो नुकसान है डे वन से, जो सिंध को उसके हिस्से का पानी है वो नहीं मिल रहा। फिर आपने जो बीच बीच में से नदियां और अपनी नहरें निकाल के उन जमीनों को शादाब करने की कोशिश की जिनका कोई नेचुरल सोर्स और नहीं है, तो जब इतना सारा पानी का बहाव चला गया, तो जो टेल के इलाके होते हैं, जैसे एक नहरी निज़ाम में जो टेल का इलाका, वो नुकसान में रहता है टिल देन के आप उसको मैनेज ना करें। तो जो बहाव नेचुरल है जोग्राफिया के हिसाब से, और समंदर में पानी आना है, तो समंदर का पानी सिर्फ समंदर के लिए तो नहीं है ना, वो जमीन के कटाव को रोकता है, वो समुद्री मखलूकात के लिए बहुत जरूरी है। फिर बार बार आप जो मगर कहते, नॉट ओनली पल्ला, के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पल्ला के लिए। इसलिए अगर आपने बात कर दी है तो पल्ला उन हाँ, पल्ला उन स्पीशीज में से है जो दरियाओं और समंदरों के बीच में अपना सफर करती है। पैदावार जो है, पैदाइश जो है, जाए पैदाइश, वो उसकी समंदर है, फिर उसका रास्ता है दरियाओं की तरफ, और ये एक्सचेंज रहता है, इसलिए शायद उसकी लज्जत भी हो चीजें। तो अब आप देखिए कि बहुत से आपने टीवी पर और इन जगहों पे देखा होगा कि करती है ना, उसको बड़ी जान लगानी पड़ती है, ऑक्सीजन बहुत लेती है। अब आप ये देखिए कि जो हमारा जाम शोरो, पोट्री और इस तरह करते करते जहाँ तक इस पूरी बेल्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि लोग रक्स भी कर रहे हैं। उन्होंने, जिसे हम भीटा देना कहते हैं सिंध में, और उसको ऑन किया है कि भाई पानी आ गया और अब ज़ाहिर मछली आएगी, तो वो जो मछेरों का सारा कारोबार है। लेकिन जो आपकी डेल्टा की जो कंडीशन चल रही थी, और अगर मैं आज से बिल्कुल अब 5-10 साल पहले अगर मैं देखूं, तो जब ये समा पानी के हवाले से और पानी की कमी पे बात ज्यादा हो रही होती थी, तो जहन में एक पिक्चर बनती थी कि हर तरफ खाक पड़ेगी। और आपका मुझे नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है आपकी नज़र से गुजरा होगा कि जब हम ये सारे दरिया सिंध के जितने भी पुल अबूर कर रहे थे, तो बिल्कुल बहुत खौफनाक मंजर था कि एक ग्रे कलर की डस्ट थी, और एकदम कश्ती, मुझे बहुत एकदम नाइटमेयर बन गया था ये मेरा। अब सवाल ये है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी नेचुरल डिजास्टर में आप कुछ नहीं कर सकते, उसका परसेंटेज तो कम हो जाता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर को मैनेज करना पड़ता है ना, तो उसको रास्ता दे दें। तो ये तो बात तय होकर सामने आ गई है कि ये अब रुकना नहीं है। अब उसके रास्ते में क्या है, चीजें क्या है, ये बहुत बड़ा इशू है। और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा वक्त है कि जो बार बार आप खासतौर पे यंग जनरेशन जो आजकल, उनको भी प्रमोशन मिल रही है, और वो खुद भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है कि क्लाइमेट चेंज में हमारी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। और फिर देखिए जिन मुल्कों का इन्हिसार, जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं जिनका इन्हिसार पाकिस्तान के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चली जाऊँ 80s और 90s तक, तो मुझे याद पड़ता है कि जो चिलगोज़ा है, पाकिस्तानी चिलगोज़ा, वो हम जो रात में मूंगफली वाला आता था, उससे 5, 10, 15, 20 तक तो हमने लिया, और ये गया 22,000 से 26,000 रुपए किलो तक। तो क्या वजह थी उसकी? नंबर 1 ये थी कि जो चिलगोज़े और अखरोट का दरख्त है, ये 8-10 साल बाद ही जाके पैदावार देना शुरू करते हैं, और ये अपने टेस्ट में बहुत हाई क्लास है। तो जो लैंडलॉक कंट्री है हमारा अफगानिस्तान, उन्होंने इसकी ज़्यादा खरीदारी की, और उसके बाद उन्होंने उसको बाहर मुल्कों में इम्पोर्ट किया, और उससे बहुत ज़्यादा ज़रिए मुबादला कमाया। नतीजा क्या निकला कि आपके पास 24,000 और 26,000 पे चला गया। चिलगोज़े की फसल भी अफगानिस्तान में ही ज्यादा होती है, लेकिन देखिए जो पाकिस्तान में जो अफगान बॉर्डर के साथ हैं आपका, तो लेकिन वो बनता तो पाकिस्तान की हुआ ना, वगैरह, मैं ये कह रही, जो पाकिस्तान की बेल्ट बनती है ना, हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है, तो मैं तो उसी के हवाले से बात करूंगी। लैंड तो वही वाला है, लेकिन ज़ाहिर इतना अरसा वहाँ तबाही और बर्बादी रही है अफगानिस्तान में, तो यहाँ जो कल्टीवेशन उसकी हो रही थी, उसने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया था। बिल्कुल इसी तरह जो अभी जैसे सादिया बात कर रही थी कि किसान को बहुत ज्यादा नुकसान है, सिर्फ किसान को नहीं है, इस पूरी वैल्यू चेन में जो है वो सब इस नुकसान से मुतासिर हो रहे हैं। घर चला गया, मवेशी चले गए, जिस पे आप गुजारा कर लेते हैं, आपकी जो फसल अभी की है, जो आने वाली है, तो अभी अगर आज की तारीख में आपको 160 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, तो अगले महीने तक आपको नहीं पता कि कहाँ जाएगा, क्योंकि जो अभी स्टॉक है आपके पास, फिनिशिंग आपके पास जो स्टॉक है आप वो चला रहे हो, और जो उन मुतासर इलाकों के आसपास पूरे पाकिस्तान की जगह है, उसके ऊपर आप इन्हिसार कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपको कोयटा या की मंडी से जो आता होता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी है, कोयटा की मंडी का टमाटर आ जाता है, आप ईरानी टमाटर आ जाता है, वो तो जरूरत पूरी कर लेगा। लेकिन ये जो भी कह रहे थे ना आपके, कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं, ये बड़ी तबाही है, ये आपको महीने डेढ़ के अंदर नजर आएगी। जी, जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं ना, तो हम आमतौर पर 4-5 चीज़ें देख लेते हैं कि मेरी गंदम चीनी आपका जो है, और या फिर आपका कपास है, वो कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा, या अभी आपको नहीं पता, बात करते हैं कि केला जो आपका सिंध में होता है वो अफेक्ट होगा।
उसके अलावा क्या है, आपकी पल्सेस हैं, उसके अलावा क्या है, फ्रूट्स है। सब्जियां हैं, उसके अलावा आपके वो फ्रूट्स जो अपर एरिया से आते हैं, वहाँ तो लोगों की पूरी फसल खत्म हो गई है ना। और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 80% लोग अफेक्ट हो रहे हैं। 80% का मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम अफेक्ट हुआ ही है बंदा वहाँ पर। और ज़्यादातर लोग दो ही तरीके, एक तो वहाँ पर यार लोग टूरिज्म कर रहे हैं, यानी होटल हैं, स्टे हाउस हैं, उनके खाने के हैं होटल वगैरह, और फिर अदरवाइज उनका टूरिज्म से कोई है जैसे वो लिफ्ट चेयर्स एंड ऑल दैट है, या फिर ये कि वो अपना खुद ही जो है उगाते हैं करते हैं। तो आप अच्छा, फिर एक वो चीज़ है, ये जो वेदर है कि इतने अरसे तक उन एरियाज में, बिकॉज मानसून वहाँ पे जल्दी आ गया ना, अब जो उन्होंने उनके पास स्टोर्ड ड्राई फ्रूट है, आई वेंट टू गलियात एंड ऑल दैट, तो वहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट मैं खरीदने के लिए कोशिश कर रही थी उस सब में कीड़ा लगा हुआ। इट्स बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव मॉइस्चर जो ऑलरेडी उनका पैक हुआ हुआ था ना, जो उतरा हुआ है वहाँ पर। तो अब क्या हो गया है कि आपका मानसून वहाँ जल्दी आने लग गया है। पहले इस मौसम में वहाँ मानसून नहीं आता था, दैट मीन्स कि मानसून का स्पैन भी चेंज। तो जो आपका स्टोर्ड फूड है, अगर नमी की वजह से वो भी खराब हो रहा है तो आपको तो उसका भी नुकसान पड़ रहा है। और फिर जो आपके आगे फ्रूट है जैसे उसकी भी आपको नुकसान हो रहा है, अदर देन द वेट फ्रूट, ड्राई फ्रूट के अलावा जितना फ्रूट है आपको उसका नुकसान हो रहा है। इस दफ़ा मेरे ख्याल में इन्होंने कैलकुलेट किया $1 बिलियन, आई थिंक ऐसा ही कुछ कैलकुलेट किया है इन लास्ट 2 years। 2022 का जो हुआ था, आई थिंक इट वेंट अप टू $6 बिलियन। तो उस तरह की डेविस्टेशन नहीं है। उस वक्त सिंध में भी बहुत डेविस्टेशन थी, इस वक्त सिंध हाई अलर्ट पे था। दूसरा एक जो हुआ ना इस दफ़ा, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इकट्ठा पानी छोड़ा। अगर वो रिलीज थोड़ा थोड़ा करता रहता तो शायद उसका पंजाब पे इतना फर्क नहीं होता, बट दैट वे इंडियन पंजाब भी बहुत मुतासर हुआ हाँ, है। तो वो हुआ ये कि दे केप्ट द वाटर ना, पहले वो जो द सिंध मुआहदा वाला जो ट्रीटी था, उसको बेसिकली उसका थ्रेट क्रिएट करने के लिए वो लोग पहले सोचते रहे कि वी आर गोइंग टू स्टोर द वाटर फॉर आवरसेल्व्स। अगर वो उसके नेचुरल फ्लो को ऑन रखते तो वो उनको भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर वो उनके लिए नुकसान पहुंचाने लगा, तो उन्होंने वो एकदम से वो वाटर रिलीज किया, विच बाद में ये बोला कि जी भारत ने पानी छोड़ दिया और ये उसकी जहरियत है। वो एक्चुअली मेरे ख्याल में जहरियत से ज़्यादा उनकी बेवकूफ़ी थी। व्हाट दे कैलकुलेटेड वाज रॉन्ग। हैड दे लेट द वाटर फ्लो नेचुरली तो ना पाकिस्तान को इतना नुकसान होता, ना उनको इतना नुकसान होता। बट दैट वे मे बी मैं ऐसा मेरा अपना असेसमेंट है इसके ऊपर कि फिर सिंध को फौरी ज़्यादा संभालना पड़ता। बट दिस टाइम सिंध गॉट लिटिल बिट ऑफ टाइम बिकॉज दे वर ऑलरेडी से मतलब थिंकिंग कि यार ऊपर उधर पंजाब में क्या सूरत हाल बन रही है, फिर वो अपर एरियाज में ऑलरेडी बारिश हो रही थी, सो दे वर प्रॉबेबली प्रिपेयर्ड पिछले 6-7 साल की नहीं, वो अगर प्रिपेयर्ड थे भी या नहीं भी थे हमें नहीं पता, इतना पानी आया ही नहीं। मतलब सक्खर से 5 लाख क्यूसेक जा रहा है, वो 9 लाख क्यूसेक की गुंजाइश है, उर्दू से भी इतना ही गया, तो इतना पानी नहीं आया। ये जो इंटेंसिटी शिद्दत आई है सैलाब की पंजाब में, आपको गांव देहात की बहुत ज़्यादा आपके गांव ऑब्जर्वेशन है, क्या होता है सैलाब के बाद, फिर लोग किस तरह, कितना मिजरेबल होता है उनके लिए? देखिए, एक तो ये सिचुएशन की जो अमूमी तौर पे एक है कि साल 2 साल बाद 5 साल बाद इस तरह की कुछ सैलाबी कैफियत हो जाए, इसका स्पैन बहुत बड़ा है, जो उसका कैनवस है वो बहुत फैल गया है। अब उसमें सिंध में भी मैंने देखा या उसके अंदर भी मैंने देखा कि जो जब ड्राई लैंड नहीं है आपके पास, तो वो जो फौरी तौर पे बेसरो सामानी है ना, वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा में ले जाती है। और देखिए, मैं बहुत फोरम्स पे बात कर चुकी हूँ कि जब लोग मदद करने के लिए जाते हैं ना, ज़ाहिर एक जज्बा भी होता है इंसानी, तो लोग खाने की ज़ाहिर सबसे पहली ज़रूरत है, दवा हो गई, कोई खैमा हो गया, लेकिन इसमें वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है औरतों और बच्चों की। देखिए, जो गांव का कॉन्सेप्ट है या जो सेटअप होता है, उसमें लोगों को अपने जहाँ वो रह रहे होते हैं, अगर साहिल पर रह रहे हैं तो उन्हें पता होता है हमने कैसे गुजारा करना है या क्या करना है, लेकिन दरिया के किनारे पर। और इसी तरह जो दरिया के किनारे पे रहते हैं या जो गांव देहात में रहते हैं, उनका अपना सारा, पहाड़ के लोगों का अपना होता है। लेकिन ये इतनी बड़ी शिद्दत जब उसमें आ जाती है, तो लोगों का जो अपना होता है ना, फोक जो उनका विजडम है, वो भी फिर वहाँ पे काम नहीं करता। तो एक तो जो भी देखने में आ रहा है और जो बहुत अजियतनाक है, वो ये कि वो एक साहब बता रहे थे कि पहले कुछ गाँव में आया सैलाब, पूरे गाँव तबाह हो गए, और साथ ही गाँव के लोग उनके साथ मिलके लोगों की हेल्प कर रहे थे, और अगले हफ्ते जो हेल्पर थे ये उनको खाना पहुंचा रहे थे, और उन्होंने कहा जी हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ। तो ये जो एकदम से है, तो ये तबाही जो होती है, वो एक तो वो कहते हैं दरिया उतरने के लिए टाइम लेता है, तो पानी की जो जस्ट की ज़मीन की वो अपनी अहलियत है, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर आगे कौन सा मौसम आ रहा है, क्या वो धूप वाला है, और अगर वो बहुत धूप वाला नहीं जा रहा है, अब तो ठंड की तरफ जा रहा है, तो जो
ड्राई तो होगा, लेकिन देखिए जो उसका प्रोसेस है गर्मी के जरिए जो सूखने का प्रोसेस है वो स्लो है, वो स्लो है। ड्राइनेस इज समथिंग एल्स, और जो गर्मी की हिद्दत से जो बढ़ता कमी होती है वो बिल्कुल है। एक मिनट, उसमें आपका जो स्टोरेज है वो दो तरह का होता है। एक आपने अनाज स्टोर किया हुआ होता है जो आपने खाना है, और एक आपने बीज स्टोर किया हुआ होता है, तो वो स्टोरेज भी आपकी चली गई। क्योंकि सम टाइम ऐसा भी देखा गया कि जी, मैंने एक जगह देखा था मीरपुर खास के आसपास, कि उन्होंने घर में लहसुन को संभाला हुआ था कि इसको हमने आगे लगाना है। तो जब हम दूसरी बार वहां पे गए और हमने कहा यार ये वाला लहसुन चाहिए था, तो अब आए तो हमें दे दीजिएगा, तो उन्होंने उसमें से एक कोने से एक वो थैली निकाली और उसमें से मुझे कोई आधा किलो के करीब उन्होंने कहा आप ये फौरी तौर पे तो ये ले जाएं। और मैंने कहा ये तो आप तो कहती बीज के लिए रखी है हमने, तो कह रहे हैं जब जरूरत तो पड़ जाती तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो गंदम का भी यही हाल है, चावल का भी यही हाल है। जो जो आपसे मैं जो बार बार जो मेरा इंसिस्ट है वो इस चीज के ऊपर है कि जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत खतरनाक है। अच्छा, इन लोगों की सैलाब के बाद जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत क्या होती है इन लोगों की? सर आपका टोटल लॉस है, आपका टोटल, देखिए मैं तो उसको भी संभालना चाहिए, मतलब व्हाई नॉट, वहाँ जाए, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अब देखिए ये जितना भी आपका फोक म्यूजिक होता है ना वो आपको बताता है। मिसाल के तौर पे अगर फसल अच्छी है या ज्यादा मछली का शिकार हो रहा है तो कौन से गाने गाए जाते हैं, कौन से गीत बहुत आम है, और इसमें वो अदब तख्लीक भी पाता है। लेकिन अदब से अगर नीचे की तरफ हम आए तो मैं जो बार बार बात वल्नरेबिलिटी की कर रही हूँ कि वो जो तकसीम हो रही है फौरी तौर पे खाने की, टेंट की, तो वो आपने देखा होगा कि खासतौर पे जब यहाँ पे कोई लंगर बांटता है किसी गाड़ी से निकल के या वैसे, तो आपने देखा लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं। आप भी अगर सड़क पे खड़े हो और आपका भी दिल हो तो समटाइम आप पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि अब आदि नहीं है भाग के लूटने वाले कॉन्सेप्ट में। यही हाल होता है उन बच्चों का और औरतों का जो, या माजूर लोगों का, बहुत ज्यादा उम्र रसीदा लोगों का जो वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। बलूचिस्तान में जल्जला आया था और लोगों ने दिल खोल के वहाँ मदद के लिए चीजें भेजी। वहाँ के साथियों ने हमें ये फौरी तौर पे जो इत्तला दी तो उन्होंने की और बहुत तकलीफ थी जो मुझे आज भी है। उन्होंने कहा आप जो कपड़े भेज रहे हैं वो यहाँ के लोग नहीं पहनते, तो उन्होंने सर्दी से बचने के लिए उन कपड़ों को अपने ऊपर लपेटना शुरू कर दिया। नंबर 2, आपने ड्राई फॉर्म में क्या भेजा है। तो कुछ ऐसे इलाके भी थे कि जब उनके पास ऐसा ड्राई बिस्किट ये चीजें गई कि उनको समझ नहीं आती थी क्या करना, तो उन्होंने उनको पानी में घोल लिया था। तो पहली चीज की जो आप कहते हैं कौन सी मुसीबतें बढ़ती हैं, एक तसलसल होता है मुसीबतों का मुस्तकिल। अब औरतों का आप देख लिए ना, जो डिलीवरी के करीब है उनके पास क्या बचा, कोई सहूलत जो थोड़ी बहुत दाई की सूरत में थी, पर्दे की सूरत में थी, वो नहीं है। फिर नौजवान बच्चे बच्चियां जो हैं वो खुले में हैं, उनकी सिक्योरिटी का बहुत मसला है। अभी कुछ दिन पहले हम एक दोस्तों के फोरम पे बात हो रहे थे कि हम कैसे बचा सकते हैं। तो जो खवातीन का मामला है वो यही है कि जब इस तरह के कोई भी, चाहे वो सैलाब हो, जल्जला हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर मुसीबत इसलिए बढ़ जाती है कि खानदान चूंकि बड़े हैं हमारे यहाँ, तो वो उसको वो मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, उनकी कम उम्र शादियां, कि भाई, या अगर फर्ज करें कि बचपन में मंगनी हुई थी तो वो प्रेशराइज करते हैं कि जी आप इसको ले जाएं क्योंकि हम इन हालात में नहीं कि संभाल सके। तो वो जो कम उम्री की शादी का मामला है, अगवा का बहुत बड़ा मामला है। फिर आप देखें जितनी इंटरनेशनल चेन है जो कि लोगों को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इमदाद फराहम करती हैं, वो पहले इस बात पे जोर देती हैं कि इमदाद के नाम पे आप किसी का इस्तेहसाल तो नहीं कर रहे, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर वही बात है कि मिसप्लेस हो जाते हैं, वो ट्रिगर आउट हो जाता है। So one of the reasons, एक जो ये वाली बात है ना, अभी रेस्क्यू वालों से बात हो रही थी, तो they would say कि यार ये जो लोग होते हैं ना अपने घर में खाली करते हैं। एक दो दफा तो ठीक है, सुनने में सही लगता है, बट फिर मैंने उनसे पूछा कि ये लोग क्यों खाली नहीं करते। उसका एक घर है, उसके 2-4 जानवर हैं, उसकी एक ज़मीन है, उसकी बेटी के लिए शायद उसने वो जहेज कुछ जमा किया हुआ है, वो सब चला जा रहा है। सही है ना, तो वो कैसे, तो उसके लिए तो लाइफ रीस्टार्ट है ना, तो वो लाइफ रीस्टार्ट से बेहतर है, उसे लगेगा कि यार मैं पढ़ता मर जाऊं, अगर मैं कुछ 4 चीजें बचा लूंगा तो मैं वो बचा लूँ। वो देखिए ना, बिल्कुल सही कह रही है। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो लोग खुद बता रहे थे कि जब उनका यहाँ सर्च हुआ, बाकायदा सर्च किया गया कि कोई है तो नहीं इन घरों में, तो उन्होंने कहा उस वक्त आप लोग कहाँ थे, तो उन्होंने कहा हम छुप गए थे, हम नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वजह होती है कि वहाँ पर लोगों को दूसरे जमींदारों से भी डर लगता है कि उनकी जमीन कोई टेक ओवर ना कर ले। ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि देखो जब सैलाब आता है तो अब मेरे ख्याल में हर तो उसकी कोई ना कोई कागजी कार्रवाई होती होगी मेरे ख्याल में। एंड आई पटवारियों के पास ये डर भी होता है कि जब बंद तोड़े जाते हैं, तो जैसे अभी शुगर मिल्स के लिए खासा शोर मचा था कि जी
शुगर मिल्स बचाने के लिए इन्होंने सारा का सारा बंद तोड़ के जो सारा का सारा पानी का रुख है वो लोगों की ज़मीनों की तरफ कर दिया। तो आई थिंक उनको शायद इससे भी डर लगता होगा कि यार हम चले जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत हमारी ज़मीन बचनी है वो इस काबिल होगी कि यहाँ पर अगले 2 महीनों में हम कुछ काश कर सकते हैं, वहाँ पे पानी इतना बढ़ जाएगा कि हम अगले 6 महीनों में भी यहाँ पे कुछ काश नहीं कर सके। मे बी ये इनसिक्योरिटी भी होती है उनको, शायद इसलिए भी वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। मैं FPCCI के एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे हमारे शो में, तो मैंने उनसे बोला तकरीबन हम हर साल सफ़र कर रहे हैं ना किसी डिज़ास्टर से, चाहे वो आपके ब्लॉक्स की सूरत में आ जाता है, चाहे वो ऊपर के एरियाज़ में सैलाब आ जाता है। पिछले साल हमने देखा अपर एरियाज़ में आया, पंजाब में वैसा नहीं हुआ, लेकिन 2022 में हमने देखा हिट हुआ तो सब हिट हुआ। तो अब तो पाकिस्तान को मल्टीपल चैलेंजेस है ना, आपका ऊपर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी भी पिघल रहा है ग्लेशियर्स का, फिर वहाँ मानसून जल्दी आ गया, जो बारिश का पानी है उसका टेम्परेचर तो चेंज है ना, वो ग्लेशियर पे पड़ेगा तो वो और तेज़ी से पिघलेगा, बिकॉज द वाटर दैट कम्स थ्रू रेन इज वार्मर देन जो उस ग्लेशियर्स का टेम्परेचर है। तो वो भी एक होता है क्योंकि फ्लो तेज हो जाता है, तो वहाँ जो नुकसान है फिर आपकी दरियाओं की सूरत हाल पर चले नीचे जो भी होता है। मतलब एवरी ईयर वी आर गोइंग टू, अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़नी है तो भाई हर साल हमारे मल्टीपल चैलेंजेस हैं। तो बजट में नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उनके लिए पैसे क्यों नहीं होते? एंड ही टोल्ड मी कि एवरी ईयर जो हमारा बजट आता है उसमें देयर इज नो नेचुरल डिजास्टर के लिए पैसे। तो भाई अगर हो जाएगा तो हमें कितना नुकसान होगा। आएंगे कहाँ से वो पैसे? हमारी तनख्वाहें पूरी भाई नहीं आप होती। let's put it this way, डेफिसिट के बजट होते हैं हर आप साल। लेट्स पुट इट दिस वे, आप अपना बजट प्रिपेयर ही नहीं करते ना उस ईयर से। मैं ये नहीं, भाई देखिए आप क्या करते हैं, आप अपने घर का बजट लगाते हैं, आपको लगता है आपके घर पे लाख रुपया खर्च हो जाता है हर महीने, फिर आप देखते हैं कि अच्छा मेरी तनख्वाह तो 75,000 है, लाख रुपए मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप अदर सोर्सेज ढूंढते हैं ना, कमाने की आप सोर्सेज ढूंढते हैं। तो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे अपना बजट पूरा करने के लिए अब नई चीज़ें क्या करनी होंगी, लेकिन जब मैंने तखमीना ही नहीं लगाया, जब मैंने उसके लिए मुख्ते से कुछ नहीं किया, वो मेरी प्रायोरिटी ही नहीं है, तो फिर कैसे? एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तेज़ी से बढ़ रही है, हम पिछले 10 साल से पाकिस्तान के सारे वजीरों को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, इंडिया बहुत ज़्यादा, हमारी रीजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो मैं एक बात कर रही थी अपर एरियाज के जो ग्लेशियर एक्सपर्ट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। ही सेड मसला ये है जो इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं वो आपके जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ग्लेशियर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, उनका काउंट ही गलत है हमारे पास। मतलब हम कहते हैं कि जी 7,000 हैं, हम कहते हैं 6,000 हैं, हम कहते हैं उसमें से जो वल्नरेबल है वो 35 ग्लेशियल लोकेशंस हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं भाई 13,000 है। ठीक है, तो क्या उसमें जो आपके अफेक्ट होने वाले ग्लेशियर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं? तो हमारे कुछ इस तरह के भी मसले हैं जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि यार हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट। हम देखते हैं कि आपके लोगों में रेजिलियंस है, फिर हम 5-6 अच्छी बातें करके कि जी पाकिस्तान में जब कोई आफत आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो वो लगा पाकिस्तान बंदा जुमला सबसे है। ज़्यादा चैरिटी देने वाला मुल्क है, हम ये 8 बातें करके ना हम इससे मूव ऑन कर जाते। बट व्हाट हैव वी लर्न? अभी जितना जो सिंध को सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट किया था जिस जल्जले ने, सिंध बाद में रोता रहा कि जी हमें तो उतना पैसा ही नहीं मिला जितना वादा किया गया था, और जो फेडरल के पास आया हमें वो उतना पैसा नहीं मिला। फेडरल ने बाद में रोया कि जी वी गॉट द मनी इन अ वे दैट वी कुडंट डिस्ट्रीब्यूट। वैसे अभी जो मेरे ख्याल एक और भी चीज़ है, क्या जब अपना पिछला जो बजट आया है उसमें हमारा मेरे ख्याल में GDP लगाया गया था 4.25, अभी उसको रिवाइज करके आई थिंक 3.25 किया गया है। वाई डिड वी डू 3.2? हमारे क्या पहले से नहीं पता था कि हमारे अपर एरियाज में मानसून की क्या सूरत हाल होने वाली है? हमें क्या ये नहीं पता था? तो कहने का मकसद ये है कि हमने वो कैलकुलेट नहीं किया था। चले मैं मान सकती हूँ हमने उसका इतना अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि यार ये इतना बुरा हो सकता है, लेकिन आपकी ये प्रायोरिटी कि आप नेचुरल डिजास्टर्स के लिए कोई पैसा नहीं रखना चाहते हैं, दैट ऑल्सो सेट्स द टोन कि आप उसको कैलकुलेट यूँ भी नहीं करते, क्योंकि अभी तो आप उसे प्रॉब्लम कंसिडर ही नहीं कर रहे। सो अनटिल और अनलेस आप उसको प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करेंगे, आप उसके हल की तरफ भी नहीं जाएंगे। दैट्स व्हाट माई पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज़ ये है, आप अब देखें हमारी अभी भी छुट्टियां जो हैं वो जून जुलाई में हो रही हैं। जून जुलाई में आपका बड़ा टूरिज्म अपर एरियाज में जाता है। हैव यू अंटिल नाउ थॉट कि भाई वहाँ पे मानसून जल्दी आ रहा है, अगर अभी भी तुम इस टूरिज्म को, इन छुट्टियों को तुम क्या मूव कर सकते हो? इन छुट्टियों को तुम 2 हिस्सों में कर सकते हो। कैन यू मूव इट टू अक्टूबर एंड मार्च? क्योंकि आपका अक्टूबर ये कराची में तो बहुत गर्म हो जाता है इस अक्टूबर। दफा नहीं हुआ, अभी आया भी तो नहीं। राइट,
आएगा, लेट्स सी ना सितंबर में, हाँ, सितंबर गर्म हो जाता है। मे बी आपकी सर्दियां आगे चली जाएं, बिकॉज द ड्राई वेदर हैज टू बी देयर। या ड्राई वेदर आपके क्या पाकिस्तान से वैनिश ही हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट आप सर्दियों की तरफ जाएंगे, सर्दियों से पहले आप खिजा की यानी तरफ खिजा नहीं आपका जाएंगे, मिस हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो वो होने जा रहा है, जो कहने का मकसद ये है, बी प्रिपेयर्ड। और फिर खिजा में जो मे बी फ्रूट्स, मे बी वेजिटेबल्स जो इस मौसम में होती है, उसकी क्या कंडीशन होगी। तो वो फूड सिक्योरिटी जो अभी आपका नुकसान हो गया ना, वो तो अभी है, जो फसलें आप नहीं लगा पाएंगे। फिर ये जो लोग बात करते हैं कि जो सैलाब बड़ा अच्छा है, भाई वो भी महीनों में आएगा। वाई? बिकॉज ये जो बीच में 2 महीने आपने लगानी थी, एक तो आपकी मिट्टी को ड्राई होने के लिए टाइम चाहिए, बीच की कंडीशन के लिए टाइम चाहिए, फिर वो मिनरल्स आए, उन्होंने जज्ब हुए, व्हाट अफेक्ट डिड दे गिव 3 महीने में, 4 महीने में, या आने वाले टाइम में, ठीक है, जब आपने मिट्टी को प्रिपेयर किया दोबारा नई फसल के लिए। बट राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट जो बीच की फसलें थी, जो इसके बाद इस वाली को उतारने के बाद लगनी थी, उनका नुकसान है। अच्छा, इसमें ना जो रोल मुझे मिसिंग लग रहा है, एक तो जो आपने कहा कि जो तखमीना लगाने वाली बात है, एनडीएमए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको बनाया ही डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, लेकिन अगर आप उसका हाल देखें वो ऐसे ही जैसे कराची जैसे शहर में फायर ब्रिगेड वालों का हाल कि मरे माटे वो मरे हुए होते हैं और उसका वो रिजल्ट नहीं। और इन हालात में तो एनडीएमए की अपनी साथ मिलके उसकी जो पॉलिसी है, एक और पहलू है जो बहुत अहम है। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सरहद है वो एक जमीन के टुकड़े को 2 हिस्सों में दिखाती जरूर है, लेकिन ये टुकड़ा तो एक ही है ना, जमीन तो एक ही है जिसके ऊपर एक सरहद खींची हुई है कि ये हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान है। ये सारे मौसमों के जो इफेक्ट्स हैं वो इस पूरी पट्टी पे होंगे, जो आपकी ग्लेशियर्स आपके हिमालय से लेके दरिया सिंध के और फिर समंदर तक हमारे पास जाती है। इस पूरी पट्टी पे जो 2 सबसे ज्यादा अहम ममालिक है वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस मामले पे निपटना कैसे है, वो जो आप बात कर रही थी कि जी हिंदुस्तान ने बेवकूफ़ी की। देखिए, जो मुआहदा है और डैम्स में भर जाने की सूरत में जिस स्पिल्स खोले जाएंगे उसके ऊपर पूरे टीओआर्स बने हुए हैं, ये उसी के तहत खोला गया। हाँ, टाइम बहुत कम लिया जो मैनेजमेंट का, और मेरे ख्याल से हमारे पास था भी नहीं। तो मुझे लगता है कि इस मामले पे इन 2 मुल्कों को अगर अपने लोग बचाने हैं, अपनी फसलें बचानी है, अपने आप को बचाना है, क्योंकि दारोमदार इन मुल्कों का ज़राअत पे बहुत ज़्यादा है। पूरा पंजाब, जैसे भी ताबान कह रहे थे कि दोनों तरफ का पंजाब मुतासर हुआ है। तो मुझे लगता है जो हम बार बार कह रहे हैं, हम जैसे लोग जो बात कह रहे हैं कि भाई दोनों मुल्कों की डेवलपमेंट के लिए, दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए दोनों मुल्कों को सबसे ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा। और इस मामलात पे कि जब ग्लोबल वार्मिंग आपको कह रही है कि जी अगले सालों में कोई खुशी की खबर नहीं आने वाली, तो आप दोनों को इन मामलात पे बैठ के अगर इतनी नफरतों के बावजूद आप क्रिकेट खेल सकते हैं तो इंसानी जान बचाने के लिए आप क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल है बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू हुई है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और ये भी समझ में आ रहा है कि इसके बहुत सारे पहलू हैं सैलाब के, सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं है, बहुत सारे मामला इससे जुड़े हुए हैं। और मुझे तो एक बात ये सूझ रही थी कि भाई ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये दरिया है, ये हिमालय है, ये इंसानी विरसा है, ये सारी दुनिया की एक मिल्कियत है, ऐसी चीज़ कहीं भी नहीं है। आपको इतने सारे ग्लेशियर पूरी खित्ता अर्ज़ पे कहीं नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा दरिया, इतने बड़े पहाड़ी सिलसिले, ये तो इंसानी विरसा है। तो हम सबको, इंसानों को मिल के इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए और जो भी हम इसके लिए कर सकें करना चाहिए। एक मैं शेर सुना दूँ अगर आप इजाज़त दें? सुना दें। हाँ, तो शेर मुझे ये सूझ रहा था जब आपने आखिर में पाकिस्तान इंडिया की बात की, तो करे पानी न पुल मिस्मार मेरे, करे पानी न पुल मिस्मार मेरे, अभी कुछ लोग हैं पार मेरे। खुदा हाफ़िज़।